सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे मौज़ूआत हैं और आप देख रहे हैं सुबह से ही ज़ाहिर हैपनिंग चल रही है। आज ख़ास तौर पे अगर सबसे बड़ी बात जो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनको पैरोल पे 5 रोज़ के लिए रिहाई मिली और ज़ाहिर है उनको शहबाज शरीफ को अपनी वालिदा मरहूमा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा और उनकी तदफीन और सारे उसमें शिरकत भी करनी है। उसी पर ये पैरोल पे उनको रिहाई मिल गई है। दूसरी जानिब बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई और अब उनका जस्ते-काकी जो है वो कल जो है वो पाकिस्तान पहुँचे और कल ही उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। दूसरी जानिब उस पर सारे हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है और ये कहा गया कि एक रोज़ पहले ही दरख्वास्त दी गई पैरोल पे और ये कहना कि हुकूमत ने जो है वो देर में इस पर अमल किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये शहजादा अकबर ने अपने ट्वीट में ही बताया। दूसरी जो बात है वो आज बख्तावर भुट्टो की मंगनी भी है, जो कि बिलावल भुट्टो कोरोना का शिकार हैं, वो तो उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। बताया गया है कि आसिफ जरदारी जो है वो मेज़बानी करेंगे। खैर, आज जिस टॉपिक से मैं आगाज़ कर रही हूँ वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पैरोल पर रिहाई है जो कि हो चुकी है और वो रिहाइश गाह अपनी जाती उम्रा में मौजूद हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है अब मुशावरत भी हो रही है कि अब जो लोग आएंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि मीडिया से भी गुफ्तगू की जाए। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास, यहाँ मौजूद हैं, अब क्या शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं, हमजा शहबाज भी वहाँ पर मौजूद हैं और कौन कौन से रहनुमा हैं जो जाती उम्रा में मौजूद हैं, क्या बताएंगे आप? जी सुमैया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तकरीबन आधा घंटा पहले पेरोल पे उनको रिहाई मिली है और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जाती उम्रा आना था, लेकिन शहबाज शरीफ का अब से कुछ देर कबल राब्ता हुआ मरियम नवाज से और वो जाती उम्रा आने की बजाय अपने रिहाइश का मॉडल टाउन में 96 पहुंच गए हैं और वहां पर मौजूद है। जबकि मरियम नवाज इस वक्त जाती उम्रा के मौजूद है, अंदर मौजूद है और टेलीफोन पे दोनों का राब्ता हुआ। जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कल सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान जो है फ्लाइट पहुंचेगी लाहौर, जिसमें शमीम बेगम की मैयत जो है लेकर आई जा रही है लंदन से लाहौर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और शरीफ फैमिली के दीगर जो लोग हैं वो उस मैयत को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद उस शमीम बेगम की मैयत को लेकर जो है जाती उम्रा पहुंचेंगे और तकरीबन दोहर के बाद जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर, जिसके हवाले से तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो और लंदन के अंदर ये सूरत हाल है कि मियां नवाज शरीफ ने तकरीबन 1 घंटा पहले जो है शमीम बेगम को जो है नमाज जनाजा लंदन में अदा की है वहाँ पर, और वहाँ पर भी नमाज जनाजा में मौजूद थे जिन्होंने नमाज जनाजा शमीम बेगम की। और वहाँ पर काफी ज्यादा, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा SOP का ख्याल रखा गया था, तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा था कि 30 लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत कर बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद जो है अब उनकी जो मैयत है वो निजी एयरलाइन जो है रवाना कर दी जाएगी और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ओल्ड एयरपोर्ट पे जाएंगे कल सुबह को और वहां से मैयत रिसीव करके उसको लेके जाती उम्रा आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। हैदर नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। मेरे मेहमान मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार PJ मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब मुझे ज्वाइन करें। निसार साहब, बहुत अफसोस की बात है, ज़ाहिर है किसी की भी माँ तो सबकी कहते हैं ना सांझी होती हैं और माँ से बढ़ के कोई हस्ती नहीं होती है। ज़ाहिर है बहुत दुख का वक्त है, बहुत तकलीफ़ का वक्त है, खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी, तमाम लोगों के लिए भी। लेकिन एक चीज़ है जो कल से मेरे जहन में है कि माँ से बड़ी हस्ती कोई नहीं होती और माँ जब इस दुनिया से चली जाए तो कोशिश ये होती है कि माँ को हम खुद दफनाएं, उसके जनाजे को खुद कांधा दें। क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसा मामला था कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों जस्ते खाकी के साथ ना आए अपनी वालदा के? सुमैया, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, अल्लाह ताला ने दिलों में उनका प्यार, उनके लिए एहतराम पैदा कर दिया करोड़ों लोगों के दिल में, तो उसके कई बार ख्याल आता है कि उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। अल्लाह ताला को कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनकी पसंद है और मैं आपको बताऊं कि उनमें से एक जो चीज़ है वो वालिदैन के साथ उनकी जो एक फर्माबरदारी वाला एक आइडियल एक रोल जो एक बच्चे का, बेटे का होना चाहिए, उनकी फर्माबरदारी अपने वालिदैन के लिए, उनकी खिदमत अपने वालिदैन की, वो यकीनन इस तरह की है कि हम सब के लिए बड़ी एक मिसाली है। अच्छा। सच्ची बात यह है कि उन्होंने एक मिसाली बेटे का, उन्होंने भी और शहबाज शरीफ ने भी
उनका जो उनको जानते हैं उनके ख़ानदान को, उनको पता है कि अपने वालिदैन की फर्माबरदारी और ताबेदारी और फर्माबरदारी और ख़िदमत उनकी जो है वो बड़ी काबिल रश्क है। अच्छा। और सच्ची बात ये है कि वो ये तो ऐसी है कि लोगों को इसकी तकलीद करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बात ये है कि देखें जो यहाँ पे सिस्टम है इंसाफ का, एहतसाब के नाम पे इंतकाम का जो सूरत हाल है आपके सामने है कि किस तरह एक कमज़ोर से मशकूक से केस में एक मशकूक किरदार के आदमी ने, एक वीडियो जज ने जिस तरह सजा दी, आप इतनी बड़ी तमीज बांध रहे हैं निसार चीमा साहब। मैंने तो बहुत छोटी सी गुजारिश की थी, हर चीज से हटके, सियासत से हटके, केसेस से हटके, एक बेटे और माँ के ताल्लुक की बात की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए वो सारी चीजें एक तरफ के साथ उनका तर्ज अमल, उनकी फर्माबरदारी और खिदमत, वो तो ये है कि देखिए अरे मैं तो आपसे कोई जस्टिफिकेशन मांग ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि माँ और बेटे का ताल्लुक तो सबसे अलग होता है ना, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। क्या बेटा नहीं चाहता कि अपनी माँ को जनाजे को कांधा दे, उनको लहद में उतारे? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं आपको बताऊं, हाँ, ये उनकी माँ से अगर पूछा जाता तो मुझे यकीन है कि वो हुक्मन मना करती कि जिस तरह के मुंतकम मिजाज यहाँ लोग बैठे हैं, तंग नज़र इंतकामी ज़रियत के साथ, और उनके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही, उनके रहमो करम पे अपने आप को मत छोड़ना। और ये है कि ये वो हुक्मन मना करती है उनकी वालिदा। क्या उन्होंने कोई ऐसी वसीयत की थी बात ये है कि मैं दुनिया से चली जाऊं तो तुम मत आना कि तुम्हें ये लोग पकड़ लेंगे? रात में उनको सजा हुई, जिस तरह सजा हुई है, और जिस तरह ये कि यहाँ तो हुक्मरान और एहतसाब के नाम पे बदतरीन, तो उनको ये खौफ था कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए वो नहीं आए, उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया। ये बात सिर्फ इतनी नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। देखें इनके रहमो करम पे अपने आप को छोड़े, जो ये है कि जो इंसाफ के नाम पे एक बदतरीन, एक बदरुमा दाग है। देखें सर सब कुछ छोड़े ना, माँ है वो। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। चले पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात पूरी मुकम्मल सामने आ गई है। मीर साहब आपकी समझ में आती है चीज़, सारी बातों को छोड़ दें, सियासत को छोड़ दें, केसेस को छोड़ दें, 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म हुए, सब कुछ छोड़ दें। ये माँ का मामला है, माँ दुनिया से चली गई है, उसको लहद में उतारना है, उस जनाजे को कांधा देना है। क्या हर चीज़ इससे बढ़ के थी? आपकी समझ में आती है ये चीज़? नहीं, ये बहुत बदकिस्मती है मियां नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली की कि जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो ये डेड बॉडी सऊदी अरेबिया से ला रहे थे, तो परमिशन मांगी गई जनरल मुशर्रफ से कि आप हमें भी आने दें। जनरल मुशर्रफ ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, ब्रिगेडियर हारिस है और जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स थे, पूछ लें सबसे, ये जनरल मुशर्रफ ने कहा आप आएँ, लेकिन आप आएंगे 4-5 दिनों के लिए और उसके बाद यू विल गो बैक टू सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। सो द बॉडी केम हियर एंड दे वर नॉट हियर। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये किसी से पूछ लो आप, आस्क एनी ऑफ द जर्नल्स, आस्क एनी ऑफ द पीपल, दे विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब आज भी एक बदकिस्मती नवाज शरीफ की, फॉर व्हाटएवर हिज रीजंस एंड द गवर्नमेंट, और ये इस गवर्नमेंट के तो केसेस भी नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट्स के, अब वो बेचारा अब अपनी माँ के जनाजे पे भी नहीं आ सकता। चीमा साहब सही कहती हैं, सही कह रहे हैं कि आई एम श्योर कि वो बिल्कुल एप्रीहेंसिव होंगे, मैं जाऊंगा मुझे अरेस्ट कर लेंगे, अंदर कर देंगे, वापस नहीं आएंगे, मेडिकल कंडीशंस एंड सो ऑन फोर्थ। सो एक अपनी तरीके से ही इज राइट दैट वे। लेकिन जो आपका सवाल है, बड़ा सेंसिटिव सवाल है कि यस, माँ के जनाजे पे कौन नहीं आता, लोग छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुबैया, अब जो एक प्रेसिडेंस आपके सामने आ गया है, एक आम आदमी, आम सिटीजन, वो कहेगा कि अगर आपने ये परमिशंस दी हैं तो आप हमें भी पैरोल के परमिशंस दें। शौकत बसरा बात कर रहे थे मुदस्सिर के प्रोग्राम पे, उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन, मैं कितने दिन लगा रहा कि कि वो अपनी माँ का वो देख ले या फैमिली को देख ले, नहीं परमिशन नहीं मिलती। तो आज अगर मिली है, आई थिंक इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे इजहार अफसोस होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बताऊं, मैं इनको मिला था कम से कम 30-40 इयर्स अगो, इनकी वालदा को, बहुत नफीस इंसान, बहुत अच्छी इंसान और बहुत नेक इंसान। ये उस वक्त तो नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में नहीं थे, he was not in politics and neither was Shahbaz, nobody, and she was such a great person as a human being, including a husband, कि ये unrivaled। लेकिन आज सुमैया हम जो देख रही हैं, गंद देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को थोड़ा सा
लिहाज करो, यार अफसोस करो, इस पे सियासत ना करो। और मैं गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, खुदा के लिए आप मत इस चीज़ों पे पढ़ो, ये एक सेंसिटिव इशू है, आएगा जाएगा, आपके पास आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही समझती हूँ, अल्लाह मरूमा के दर्जात बुलंद करें। माएँ सबकी सांझी होती हैं और माओं पर इस तरह से किसी की भी माँ पर या किसी के भी इंतकाल पर, किसी के गुजर जाने पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात आपने बड़ी रेलेवेंट उठाई है और ये बात मैं चीमा साहब से पूछूंगी। चीमा साहब, एक आम आदमी को तो ये सहूलत ही नहीं होती है, उसकी माँ दुनिया से चला जाए, उसका बाप चला जाए, लेकिन अगर वो जेल में है, वो मुजरिम है, उसको सज़ा हुई है या वो मुल्जिम है, तो वो बाहर नहीं आ सकता। इतनी अच्छी फैसिलिटेशन नहीं मिलती है, इतनी अच्छी प्रिविलेज नहीं मिलती। तो अगर ये प्रिविलेज मिल रही है और ये सब कुछ फैसिलिटेशन मिली है तो ये तो अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सुमैया, मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी हो, अगर उसके वालिदैन में से कोई दुनिया से चला जाए तो वो जेल में हो, जिस जुर्म में भी हो, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, उसको पैरोल पर रिहाई मिलनी चाहिए, ताकि अपनी देखें वालिदैन से बड़ा दुनिया में कोई ऐसा ना कोई ख़जाना है, ना इससे बड़ा कोई रिश्ता है, ना इससे बड़ा कोई सरमाया है, मैं समझता हूँ। और इससे बड़ी दौलत भी कोई नहीं है, इससे बड़ा रिश्ता। तो आप ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप ये कहते हैं कि कोई भी हो जेल में, हुकूमत को चाहिए सबको परमिशन दे, कोई भी हो सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लाजमी पैरोल पे रिहाई मिलनी चाहिए। और आप ये कहेंगे भी, क्योंकि आप लोग अपोजिशन में हैं, आप ये तजवीज़ भी देंगे कि ये कानून या ये प्रिविलेज सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी भी इससे प्रिविलेज उठा सकता है। नहीं, बिल्कुल बिलाशुबा सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा, देखिए माएँ सांझी होती हैं और माओं के साथ जो बच्चों का, औलाद का जो रिश्ता है वो भी एक जैसा है। देखिए बात ये है, जिस तरह और मैं समझता हूँ कि ये सहूलत सबको मिलनी चाहिए। राइट, बड़ी अच्छी आपने बात किया। आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर। और ये होना चाहिए तमाम सियासतदानों को, चाहे वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, और हुकूमत में ज़्यादा, क्योंकि हुकूमत को ये सब कुछ करना पड़ेगा। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ। पॉइंट टेकन, मुल्तान में जलसा करने जा रही जनाब PDM, और वहाँ पर ज़ाहिर कोरोना SOPs के तहत हुकूमत ने तो परमिशन नहीं दी है, पंजाब हुकूमत ने, हुकूमत मना कर चुकी है, जलसा नहीं होगा। उसके बावजूद PDM बज़द है कि वहाँ जलसा ज़रूर किया जाएगा, और ज़ाहिर ट्वीट्स भी आप देख रहे हैं और तमाम तर चीज़ें हैं। जावेद अंबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुल्तान से हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेंगे। जावेद, गिरफ्तारियाँ भी हुई, FIR दर्ज हुई, गिलानी साहब को पकड़ा भी गया, अभी क्या सूरत हाल है? पीर को जलसा है, तैयारियाँ कैसी हैं, हुकूमत के क्या इक़दाम हैं और अपोजिशन किन तैयारियों में लगी हुई है? जी बिल्कुल समिया, अगर बात की जाए मुल्तान में 30 नवंबर के जलसे के हवाले से, तो अगर हम पहले बात करें PDM की क़यादत के हवाले से, तो PDM की क़यादत जो है वो भरपूर तैयारियों में नजर आ रही है। खास तौर पर जो मुल्तान का जलसा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से हो रहा है, और क्योंकि 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, तो इस हवाले से ये मेजबानी मिली है कि वो ये जलसा यहाँ पर कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तैयारियां हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। रैली भी निकाली गई थी, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई थी इंतजामिया की जानिब से, अब जलसे की भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद जो तैयारियां हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। आज भी जावेद, ये 30 कंटेनर लगाकर एक दीवार बनाई गई थी, आपको लग क्या रहा है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या कोई ताकत का इस्तेमाल हुकूमत कर सकती है? पीर के रोज कारकुनान आए और उनको आने ना दिया जाए जलसागाह में? जी समिया, इस हवाले से ये बताऊं कि आज अगर हम जलसागाह के अताराफ की अगर बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल कंटेनर्स पहुँच चुके हैं। 30 से ज़ायद कंटेनर जो है वो पहुँचे हैं। इसे कबल जो है ज़िला इंतज़ामिया से पुलिस ने 60 कंटेनर्स मांगे थे, जिसमें से 30 कंटेनर्स पहुँच चुके हैं। इसके हवाले से बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा था, कंटेनर फराम किए जाए। 30 कंटेनर यहाँ पे आ चुके हैं। किला के अतराफ में कंटेनर्स की दीवार खड़ी की जा चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारा जलसा जो है वो हर सूरत में ही किला खुना कासिम बाग स्टेडियम में होगा, चाहे जिस तरह की भी रुकावटें खड़ी की जाए, तो जो कारकुन है वो हर सूरत में किला पर ही पहुंचेंगे और वहां पर जलसा वहीं पर होगा। और इस हवाले से उनसे जब ये बात की गई है कि आया कि कोई ऑप्शन हो, उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन हो, तो उनका ये कहना था कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन उनके पास किला खुना कासिम बाग स्टेडियम है, इसके अलावा कहीं जलसा नहीं होगा। उनके मुताबिक हुकूमत ने कंटेनर्स का वादा किया था कि कंटेनर फराहम करेंगे, कंटेनर वहां पहुंच चुके हैं। देखा यही जा रहा है कि हो सकता है जो PDM की क़यादत है। चले मैं जरा पूछ लेती हूँ जावेद अंबर, बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी
कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नदीम साहब, क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग तो नहीं दी आप लोगों ने परमिशन जलसा करने की, उसके बावजूद जलसा हो रहा है, कोरोना की भी ज़ाहिर सूरत हाल है, क्या करेंगे आप लोग? रोकेंगे, रोकने के लिए कि ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे? क्या प्लान क्या है आप लोगों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस तरह से हालात जा रहे हैं कोविड के, ना कोई चीज आपसे पोशीदा है ना मुझसे कोई चीज पोशीदा है। अगर पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल किया और इनको परमिशन नहीं दी, तो एनसीओसी ने ये बताया है पूरे मुल्क को कि हमने किसी भी सूरत ये गैदरिंग नहीं होने देनी। और पीपल्स पार्टी और पीएमएल और पूरी एपीडीएम से मैं बतौर एक पाकिस्तानी के दरखास्त करूंगा, ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि हम लोगों को इस वबा से बचाने में अपना रोल प्ले करें। देखिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एक आम आदमी के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन है कि एक मुल्क में उसकी जो टॉप की अपोजिशन जमाते हैं वो उस बयानिया पर इकट्ठी नहीं हो रही जो कोविड से निपटने के लिए। नदीम साहब, ये मुल्तान में केसेस तो हैं कोरोना के, क्या लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुल्तान में बहुत सारी जगहों पर हम स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी तैयार किए हुए हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ने वहाँ पूरे साउथ पंजाब में और बिलखुसूस मुल्तान में इस वक्त रेशो बहुत बढ़ रही है, और पंजाब भर में जो पिछले एक हफ्ते के फिगर्स हैं उसमें मुल्तान में जो मुतासरीन है कोविड के उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो हमने वहाँ कोशिश की है कि स्मार्ट लॉकडाउन करके हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा। अगर खुदा ना खासा ये चीजें कंट्रोल में ना आई तो हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। वहाँ तमाम जो तिजारती मराकज हैं उनमें SOP पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। वहाँ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनको बताया गया है, उन्हें सिखाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब गुफ्तगू करते। पीजे मीर साहब, ये तो हमारे मुल्क में हर चीज़ पर सियासत होती है, ये एक तो ऑपोजिशन ने आना का मसला बनाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोरोना पे भी सियासत करना शुरू हो गई है? सुमैया, हमारे पास 4 इश्यूज हैं। एक है जलसा, एक है कोविड, एक है खुशी और एक है गम। गम है नवाज शरीफ की वालदा का, खुशी है बिलावल की बहन की शादी का, एंगेजमेंट का। अब मुसीबत ये है कि हम कहीं भी ठहर नहीं रहे और हम जल्दी में हैं। हम जल्दी किस लिए भाई? आप जब आप कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो फिर ये जमहूरियत है तो उसको चांस दे दो। बिल्कुल। अभी तो ये डिलीवरेंस का ईयर आ रहा है आपका, इससे ये जो अगला साल है ये तो डिलीवरी का ईयर है, उसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। जलसे के अंदर आप देखें कि उसके रिपरकशंस क्या हैं, एक पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। आप कोविड की बात करती हैं, आप कोविड का इंटरनेशनल रिपरकशंस है। आपको अभी अलाउ किया हुआ है कि आप जाएं, एक मैंडेटरी एक ऑनलाइन फॉर्म साइन करें और दूसरे मुल्क में चले जाएं। मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आपके यहाँ राइज होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान जिसको लो रिस्क कंट्री 2 हफ्ते पहले कहा गया है, ये हाई रिस्क पे आ जाएगा। आपकी ट्रेड भी बंद हो जानी है, आपका इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाना है, और आप ना अंदर को जाना है ना बाहर को जाना है। अब बात यह है, ये तो आपका एक नेशनल इकोनॉमिक एक डिजास्टर हो गया। अब बात यह है कि जब हम बिलावल ने कहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज आई वांट टू टेक प्रिकॉशंस, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बड़ी अच्छी बात की। तो अगर बिलावल कर सकते हैं प्रिकॉशंस, तो हमारे बाकी लीडर्स वो तो कोरोना का शिकार हो गए ना मीर साहब, उनको तो खुद कोरोना हो गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको बचाने के लिए क्या उनको ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी कि मैं खुद शिकार हो गया हूँ? तो कोरोना एक मुसल्लम हकीकत है, बाकी लोग भी इज्तनाब करें जाने से। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू राइट। देखो ना, अब उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, तो चलो यार एक गलती होगी। ये देखो ना, जलसों के अंदर किस तरह लोगों से मिल रहे थे, एक इन्फेक्टेड आदमी आया होगा एंड दैट्स इट, एंड ये बेचारे पकड़े गए उसके अंदर। हम क्यों चाहते हैं कि अपने लीडर्स ऐसे लेवल पे पहुंचे? वी वांट आवर लीडर्स टू बी सेफ। बिल्कुल। और अगर लीडर सेफ होगा, अवाम सेफ होगी। ऐसा ही है। अगर ये लीडर्स अवाम को लेके आएंगे बाहर, देखो आप तो 7,500-8 हजार रुपए का वो टेस्ट करा लोगे, इनके पास भुकत नहीं है 7,500-8 हजार रुपए का। और फिर हमने ये देखा है कि इस जो सेकंड वेव है, इससे अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं, अमवात की शरह बहुत बढ़ गई है। क्या हमारे सियासतदानों को अपने जो कारकुनान हैं, जो अवाम है, क्या उनकी सेहत का कोई एहसास नहीं है? पॉइंट टेकन। ये चीमा साहब, आप लोग क्यों बज़िद हैं, यूं जिद पे अड़ गए हैं कि जी हमें करना है जलसा? कोविड को आप लोगों ने कहा है प्रोपेगेंडा है, हालांकि खुद शिकार हो रहे हैं लोग। कई सियासतदान जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, पिछले हफ्ते में हमने देखा।
तो क्या ज़रूरी है अभी फ़ौरन जलसा करना? क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? देखिए सुमैया, ये हकीकत है कि ये सेकंड वेव जो है कोविड-19 की, ये बड़ी अलार्मिंग है। और बाज़ साइंसदान ये कह रहे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये वायरस जो है ज़्यादा लीथल हो गया है। इस वजह से ये सबके लिए बायस तशवीश है। लेकिन ये फरमाएं कि बुनियादी जो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है वो कहाँ तक अदा कर रही है, उसको छोड़ देंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपको इतनी मालूमात है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं हुकूमत जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। हुकूमत तो जिम्मेदारी अदा कर रही है सर, मना कर रही है आपको। उसको भी छोड़ दे। अच्छा, लियाकत बाग के जलसे को भी छोड़ दे। अभी चंद रोज पहले हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेकर वहाँ जलसा किया और सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह वो ढोते रहे, ये वो जलसा गाह भरने के लिए, वो अलग बात है नहीं भरी, लेकिन ये है कि अंदाजा कर लें कि कितनी ये संजीदा है हुकूमत। सर जब से एनसीओसी की सिफारिशात और चीजें सामने आई हैं, उसके बाद हुकूमत ने कौन सा जलसा किया? सुमैया मेरी गुजारिश तो सुन ले। जी जी जी। अभी देखें, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में लाखों आए लोग, आशिकान रसूल आए, और ज़ाहिर आना था उन्होंने, जनाजे की इजाज़त गवर्नमेंट ने इजाज़त और पर दी और देनी चाहिए थी, ज़ाहिर है कि उन्होंने आना था। लाखों लोग आए मुल्क के कोने कोने से, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ ये था कि वो मास्क जो है उसको पहनने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा करती, लोगों को सेंसिटाइज एजुकेट भी करती। आप कितना एजुकेट करेंगे सर? आप कितने लोगों को देख पाएंगे उस जलसे में कि उन सब ने मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, सैनिटाइजर भी आप लोग दे रहे हैं। सुमैया, हुकूमत अगर हुकूमत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में आने वाले जो आशिकान रसूल थे उनको मास्क खुद प्रोवाइड करती तो सर छोड़ देना उस चीज को, जो काम आप कर सकते हैं आप उस पर बात करें। आप लोग जलसा कर रहे हैं, आप लोग कितने लोगों को मास्क देंगे, मतलब वहां पर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग को कर सकेंगे? बिल्कुल ये उनकी तरफ से गाफिल हो। जब अपोजिशन जो अपने जलसे करे तो वो सारा जो है वो देखे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ जो शुरका हैं, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शुरका जो हैं उनको बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए। सिर्फ शुरका को मास्क पहनना चाहिए? एसओपीज पे बिल कैसे मास्क, आप कैसे देखेंगे? आप कैसे देखेंगे कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं? तमाम कायदीन को और तमाम शुरका को मास्क पहनने चाहिए। कौन देखेगा? अमल होना चाहिए। सर कौन देखेगा? क्या है सुमैया, मसला क्या है? देखें, गुजारिश ये है सुमैया, मसला क्या है? क्या मसला? मसला ये है कि एक तरफ आप पब्लिक परसेप्शन ये है, सुमैया मेरी गुजारिश सुन लेना, बीच में इंटरप्ट ना करें काइंडली। गुजारिश ये है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, आप किसी राह चलते आदमी से पूछ लें। पब्लिक परसेप्शन ये है कि एक तरफ कोरोना है जो बड़ी खतरनाक वबा है, और दूसरी तरफ हुकूमत है। चले पॉइंट, लेकिन सर मैं ब्रेक ले लूं। बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया। वही आप लोगों का एक बयानिया है कि कोविड-18 ज्यादा खतरनाक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बताएं कोविड-19 कितना खतरनाक है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और बात जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले की थी कि कोविड-19 कितनी तबाहकारियां कर रहा है, ये हमारे दरमियान अभी भी मौजूद है, ये गया नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 3 हफ्तों में जो कोरोना केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब तक 3113 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में 54 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद 7897 हो गई है। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 45,533 तक जा पहुंची है। एक इजलास हुआ एनसीओसी का जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और ये बताया गया कि जो शरह है वो 7.2% तक जा पहुंची है और सबसे ज़्यादा जो शरह है वो पेशावर में है 19.65%। कराची में कोरोना की फैलाव की शरह 17.73%, हैदराबाद में 16.32% रिकॉर्ड की गई है। जो एनसीओसी कहता है वो मुल्क भर में जो 112 कोरोना वायरस से जो मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और ऐसे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में शरह 10.79%, बलूचिस्तान में 6.41%, गिलगित बल्तिस्तान में 4.81%, इस्लामाबाद में 5.84% और केपीके में 9.25% रिकॉर्ड की गई है। एनसीओसी के मुताबिक जो सिंध में है वो 13.25%,
हो गई है और पंजाब में 3.59% ये शरह पहुंच गई है। नाजरीन, 319 अफराद जो हैं वो अब तक इस वबा के हाथों इंतकाल कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा, जो कि सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज हैं KMC। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप समझती हैं? क्योंकि पहली बार हुआ है कि सेकेंड वेव ठंड में आई है, मौसम सर्द है मुल्क का, क्या मौसम वजह है या फिर कोई और वजह है आपके सामने? लेकिन मौसम तो इसकी वजह मैं नहीं बिल्कुल कहूंगी। अच्छा। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वेव आई थी वो मार्च में आई थी, आपको ज्यादा याद हो। जी जी। फरवरी के एंड में, यानी कि 26 फेब को पहला केस रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में। बिल्कुल, अगर आपकी नॉलेज में बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमारे जितने भी केसेस आए वो सब उस वक्त समर था। अब जो ये विंटर में आई है, विंटर के स्टार्ट में ही आ गई है ये वेव। तो इसको आप सीजनल फ्लू या सीजनल टाइप की कोई चीज नहीं कह सकते। अच्छा। तो किसी भी वेदर में कभी भी आ सकती है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है कि हम देख रहे हैं अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं? क्या इसकी वजह इस वायरस का ख़तरनाक हो जाना है या फिर कोई और वजह है? अगर आप एज देखें, जो पेशेंट्स की एज है, एज सबसे बड़ा इसमें फैक्टर नजर आ रहा है। क्योंकि जो अबव 50 बल्कि मोर जो ज्यादा घर के एल्डरली लोग हैं उनकी डेथ हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यंग डेथ बहुत हुई हैं, 30+, 40+ लोगों की डेथ हुई है। लेकिन जो प्रोमॉर्बिड सिम्टम्स के साथ लोग हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन हैं, उनकी डेथ ज्यादा हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि SOPs का ख्याल करना। SOPs का ख्याल कहीं भी नहीं रखा जा रहा। किसी मॉल पे कहीं भी चले जाएं, बाहर तो वो जी लाइन लगवा देते हैं, अंदर एक पर एक गिर रहा होता है। इसी तरह कहीं भी SOPs, ऑफिस में, इवन मैं लास्ट वीक बल्कि 3 दिन पहले कोर्ट गई थी, सिटी कोर्ट। अच्छा। वहाँ पे किसी इवन जज साहब ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तो अगर SOPs का इस तरह ख्याल नहीं रखा जाएगा तो केस बढ़ेंगे। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप क्राउडेड प्लेसेस पे होंगे, तो ये देखें आप इसको नहीं रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी हमने जो किया था, क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन वो लॉकडाउन थोड़ा सख्त किस्म का था। तो डॉक्टर साहब, ये तो अब लॉकडाउन सख्त नहीं होने जा रहा, जो वजीर आजम फिलहाल जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो आपके ख्याल में जो फिलहाल लॉकडाउन की सूरत हाल है, क्या इससे हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे या सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? जिस टाइप का ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। ये इसको आप स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दीजिए, लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। और लोग कहते हैं जी आप हाफ लोगों को ऑफिस बुलाएं और हाफ को नेक्स्ट डे बुलाएं। देखिए, आप 50% स्टाफ को 10 डेज बुलाएं और 50% स्टाफ को नेक्स्ट, अगर उनमें कोई इन्फेक्टेड होता है तो आप उनको 10 डेज के लिए आइसोलेट करते हैं। लेकिन होता ये है कि आप एक दिन एक ग्रुप को बुलाते हैं, एक दिन एक ग्रुप को बुलाते हैं, अगर उसमें से कोई इन्फेक्टेड हो गया तो फिर आपका वही स्टाफ काम करता रहेगा। तो लोगों को इस वक्त अवेयरनेस देने की जरूरत है। लेकिन ये जो मार्केट्स में रश है, फिर उसके अलावा जलसे हो रहे हैं, अगर सिर्फ स्कूलों को बंद कर दिया जाए और बाकी सब कुछ एक्टिविटीज होती रहें, तो क्या फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, बच्चों को तो सबसे पहले हमें सेव करना है। स्कूल पे तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था क्या कोई बात नहीं, इतने छोटे बच्चे हैं, PhD नहीं कर रहे हैं, घर में भी पेरेंट्स अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ऑनलाइन भी आजकल टीचिंग हो रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं हो जाना, उनकी लाइफ को सेव करना है। नंबर 2 जो हाल है वो बहुत बुरा है। लोग ना किसी ट्रांसपोर्ट में ना कहीं भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। वो लगाया भी गया था कि 500 रुपीज जो है वो लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त ये है कि ज्यादातर स्टे होम, नंबर 1। नंबर 2 डिस्टेंस रखें। नंबर 3 अपना हाथ बार बार धोएं। सैनिटाइजर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सैनिटाइजर की। हाथ बार बार धुलवाएं, मास्क पहने, पेशेंट भी मास्क पहने, घर वाले भी मास्क पहने। एक घर में आज मेरे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के उनकी सारी फैमिली इन्फेक्टेड है। तो अब आप ये बताएं ना कि अगर मास्क सब नहीं पहनेंगे, जो इन्फेक्टेड भी हैं और जो नॉन इन्फेक्टेड भी हैं, सबको मास्क पहनना है। डॉक्टर साहबा, ये जो गैर संजीदा रवैया है, बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं मास्क पहने, हुकूमत कह रही है मास्क पहने, ये जो गैर संजीदा रवैया हमारा है, इंसानी फितरत है कि एक हद तक तो हम डरते हैं किसी चीज़ से, उसके बाद हम उसके आदी हो जाते हैं। कि अगर सख्ती ना की जाए और सख्ती ना हो तो आपको लगता है कि लोग करेंगे SOPs पर अमल? देखिए, पिछली दफा लोगों में डर था, लोगों ने डरे थे, लोगों ने मास्क पहने थे,
इस दफा लोगों में डर कम है, मैं आपको बता रही हूँ। इवन जो हमारा पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है उनमें भी थोड़ा डर कम हो गया है। ठीक है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि SOPs पे अगर के नहीं कराया गया, इसकी कंपनी अगर लाई गई तो ये पेशेंट बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब अभी सूरत हाल क्या है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, कितने वहाँ पे जो कोरोना वार्ड्स हैं वो भर चुके हैं? पेशेंट जो है, ज्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव तो आ रहे हैं, इन्फेक्टेड तो आ रहे हैं। उनको अब हम लोगों ने सबको हम ये कहते हैं कि घर पे आइसोलेट हो जाए बेहतर है। तो हम आइसोलेशन के बहुत जो हाई रिस्क पेशेंट है उनके अलावा आइसोलेट तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्ट आ रहे हैं, पहले टेस्ट अगर हम 50 टेस्ट करते थे तो उसमें से 3-4 पॉजिटिव आ रहे थे। अब जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें से 15 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि अभी फिलहाल हुकूमत को चाहिए कि रैंडम टेस्टिंग करवाए? देखिए, रैंडम टेस्टिंग का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप घर पे रहते हैं, बेशक आप इन्फेक्टेड हैं, 10 दिन बाद आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपको फील होता है, सिम्टम्स हैं, आप अपने घर पे रहें, मास्क पहने, अपने आप को घर वालों से दूर कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलाएं, क्योंकि अभी ये मौसम सर्द है, आम नजला, खांसी, बुखार सबको हो रहा है, ये कैसे पता चले कि ये एक आम फ्लू है या फिर कोरोना हो चुका है? देखिए, आम फ्लू और फ्लू दो चीजें तो अलग चीजें हैं। इस वक्त आपको पता है डेंगू का हाई सीजन है, इस वक्त मलेरिया का भी हाई सीजन है। हम इस वक्त जो पेशेंट आते हैं उसको 4 तरह से देख रहे हैं, आइदर डेंगू, आइदर मलेरिया, आइदर कोविड और आइदर आपका जो है नॉर्मल सीजनल फ्लू। तो ये 4 चीजें। और एक अच्छी बस ये खबर है आ रही है, अमेरिका वगैरह में तो 11 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। 2 डोज है इसके। एक मतलब अगर फर्स्ट डेट को लगता है, यानी 1 तारीख को लगता है तो 28 दिन लगेगा। तो अभी ये कि वैक्सीन तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ये जो 3-4 महीने हैं जब तक पाकिस्तान को वो वैक्सीन नहीं मिलती, 3-4-5। डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि वाकई 3-4 महीने बाद वैक्सीन हमारे पास होगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से भी, और अपनी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट भी है जो इतने सारे इक़दाम कर रही है। अभी आपको पता है कि हमने अपने हॉस्पिटल में मंडे को ही एक बहुत बड़ा कोविड यूनिट खोला है, आपकी नॉलेज में होगा। अच्छा। तो लोग तो देखिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मेरे डॉक्टर्स डेली इन्फेक्टेड होते हैं फिर ठीक होकर काम पे आ जाते हैं। तो एक डॉक्टर या मेरा पैरामेडिकल या फ्रंट लाइनर जो है वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे आर्मी अपने बॉर्डर्स पे काम करती है। ऐसा ही है, और सलाम है आप लोगों को, अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे। वाकई जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स काम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन्फेक्टेड ना हो, आपके घर वाले ना हो, तो एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, घरों में रहिए, कम से कम सोशल गैदरिंग्स कीजिए ताकि इस कोविड-19 से आप महफूज रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।